नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज की इस वीडियो में 25 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला के वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, आपको बता दूं डेली करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। नो डाउट अगर आप यहां पर रेगुलर क्लास को फॉलो करेंगे तो आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी बेहतर होगी और एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। पहले इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। यह प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि पटना के ज्ञान भवन में हाल ही में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बताएं कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। हालांकि कंप्लीट जानकारी हमने आपको इस प्रश्न से संबंधित दिया था। आपको बताया था अभी हाल ही में इसका उद्घाटन तेजस्वी यादव द्वारा किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तेजस्वी यादव जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री हैं। हालांकि वो सभी जानकारी हमने जो आपको दिया था इसका वर्णन यहाँ पर पुनः से हमने किया है कि हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और ये आयोजन तिथि था 19 और 20 मई 2023। इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा किया गया। तो ये तो रही बात स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 से संबंधित। हालांकि बिहार के संदर्भ में खेल और खिलाड़ियों को लेकर एक अहम जानकारी हमने आपको दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को बिहार सरकार की तरफ से कब कानूनी मान्यता दिया गया, तो 25 मार्च 2023 को। हालांकि यहां पर हम बात करें कानूनी मान्यता मिलने के बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा या फिर फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर अब चर्चा हुई है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, तो इनसे संबंधित एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वर्तमान में महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन। ये भी जानकारी नोट करना आपको, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब आ चुके हैं हम आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी, जिसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है। तो ये जो निर्देश दिया गया ये संबंधित है सोन नदी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे ये पॉइंट है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात एनजीटी ने हाल ही में सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। जो अति महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर निकलकर सामने आता है, ये निर्देश किसकी तरफ से दिया गया, ध्यान रखेंगे एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से यह निर्देश दिया गया है और ये निर्देश संबंधित है सोन नदी से। हालांकि यहाँ पर कुछ और भी जानकारी है, जैसे कि सोन नदी की हम विस्तार पूर्वक यहाँ पे बात करें तो भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है और यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। किसी भी नदी के दृष्टिकोण से जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है वो उसका उद्गम स्थल होता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो सोन नदी को लेकर ये ध्यान में रखिए कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से निकलती है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, अगर हम बात करें यहाँ पर राज्यों की, तो यह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और ये पटना जिले में गंगा नदी में आकर समा जाती है। हालांकि बिहार की दृष्टिकोण से एक पॉइंट ये भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है, यानी कि बिहार के क्षेत्र में जो प्रवेश करती है सोन नदी, वो कौन सा क्षेत्र है या फिर कौन सा जिला है। इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है कि यह बिहार में रोहतास जिले से प्रवेश करती है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि बिहार राज्य में सोन नदी की जो लंबाई है ये 202 किलोमीटर है। हालांकि अगले पॉइंट में बिहार के संदर्भ में एक जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। एक सप्ताह पहले ही हमने आपको जानकारी दिया था कि एनजीटी ने बिहार पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आई थिंक आपको याद होगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं तो। ये पॉइंट यहाँ पर यह कि हाल ही में एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहे बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह संबंधित जानकारी अति महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
देखिए यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखें, किसी भी एग्जाम को लेकर करंट अफेयर्स का जो रोल होता है ये काफ़ी अहम होता है। जैसे कि हम बात करें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की 150 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आप फॉलो करते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। करंट अफेयर्स अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी उस स्तर की नहीं हो पाएगी, आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। आपको एग्जाम में अगर वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर वो प्रश्न का आंसर आप हो सकता है ना दें, या फिर हो सकता है उसको गलत करके ही आप आएंगे। तो बेहतर यही होगा कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स की तैयारी खास करके आप निरंतरता के साथ कीजिएगा। अभी जो जानकारी हमने आपको दिया कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 150 में से 40 प्रश्न करंट अफेयर्स के होते हैं, आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पोर्शन यहाँ से कवर हो रहा है। अगर 40 प्रश्न में से 38 प्रश्न को भी आप हल करते हैं तो निश्चित तौर पर समझिए कि आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे सोन नदी के बारे में, हमने आपको जानकारी दिया कि बिहार में एक जिला है रोहतास, और रोहतास जिला से ही सोन नदी बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सोन नदी रोहतास जिला से ही बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है। हालांकि गंगा नदी के दृष्टिकोण से देखें तो ये जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, हालांकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न भी बने हैं। तो बक्सर एक जिला है बिहार का, यहीं पर एक स्थान है चौसा। गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में यही चौसा से ही प्रवेश करती है। हालांकि मैप की यहाँ पर बात हो रही तो एक जानकारी ये भी ध्यान रखिए, राजधानी पटना की स्थिति को आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ से आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजधानी पटना बिहार के कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिला के 9 जिले हैं जिसके साथ राजधानी पटना अपनी जिले की सीमा को साझा करता है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि हम बिहार से जुड़े हुए कुछ बेसिक से फैक्ट की बात करें, हालांकि कुछ ये यहाँ पर अपडेट भी हुई है, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके तहत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार राज्य की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था पश्चिम बंगाल से अलग होकर। ये जानकारी आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था बिहार। एक जानकारी यहाँ पर मैंने आपको कुछ समय पहले दिया था कि अभी हाल ही में 22 मार्च को बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, और इसका निर्धारित थीम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो 2023 में जो बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये स्थापना दिवस का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जबकि 2022 में जो 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसका थीम था जल जीवन हरियाली। तो ये सारी जुड़ी हुई जानकारी जो कि अपडेटेड जानकारी है, आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और भी जानकारी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं बिहार की राजधानी है पटना, और राज्यपाल वर्तमान में है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि हाल ही में बिहार के 41वें राज्यपाल बने हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। मुख्यमंत्री है वर्तमान में नीतीश कुमार, राज्य के पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका निर्धारित थीम था आई लव स्पैरो। राज्य के पशु है बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, और राज्य के फूल है गेंदा। बहुत सारे छात्रों को राज्य के फूल को लेकर कंफ्यूजन होता है। आप ये ध्यान रखिए, अपडेटेड डेटा के आधार पर बिहार का जो राज्य के फूल है ये मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल। राजभाषा में प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो इतनी सारी जुड़ी हुई जानकारी आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। अगर विकल्प में सिर्फ और सिर्फ आपको दिखे बोधि वृक्ष तो ये विकल्प आपका गलत हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ स्वास्तिक दिखे तो ये भी गलत हो सकता है। जहां पर जिस विकल्प में ये लिखा हो 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, वही आपका सही आंसर होगा, वही बिहार का राजकीय चिन्ह होगा। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा हाल ही में 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, और इस संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन सत्य है, वही कथन की हमें पहचान करना है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की, ये इसका 4था संस्करण है, और इसके संदर्भ में जो भी कथन यहाँ पर लिखा गया है, इसी कथन में से हमें पहचान करना है कि कौन सा सत्य है। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला, तो ये बिल्कुल सत्य है। जबकि दूसरा है कि बिहार को पहला स्थान मिला, तो ये कथन हमारा असत्य है। और यहाँ पे विकल्प नंबर सी में है कि बिहार को तीसरा स्थान मिला, तो ये कथन हमारा एकदम से सत्य है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत बिहार को तीसरा स्थान मिला है।
तो यहाँ पर देखते हैं तो दो विकल्प सही है, ए और सी, और इस आधार पर जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड्स का ये चौथा संस्करण का घोषणा किया गया। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है, शीर्ष राज्य की बात करें तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से बिहार और आंध्र प्रदेश है। यानी कि मध्य प्रदेश को पहला स्थान, शीर्ष स्थान मिला, उड़ीसा को दूसरा स्थान मिला और संयुक्त तौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश को तीसरे स्थान पर रखा गया। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त शीर्ष जिला की, तो गंजम जिला उड़ीसा का एक जिला है, ये शीर्ष स्थान पर। नमक्कल जो कि तमिलनाडु का एक जिला है, दूसरे स्थान पर। आदिलाबाद जो कि तेलंगाना का एक जिला है, ये तीसरे स्थान पर रहा। शीर्ष जिलों की यहाँ पर बात हो रही है। बिहार के दृष्टिकोण से आप ये ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश के साथ ओवरऑल बिहार इस मामले में तीसरे स्थान पर है। हालांकि यहाँ पर कुछ और भी जानकारी है कि 17 जून 2023 को, यानी कि अगले मंथ 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 14 श्रेणियों में 41 विजेताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किए जाएंगे। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है और घोषणा के आधार पर कुल मिला के 41 विजेताओं को विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड दिया जाना है और ये कुल मिला के श्रेणी है 11। तो ये पुरस्कार समारोह आयोजित होगा 17 जून 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। चूंकि यहाँ पर चर्चा हुई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ये भी यहाँ से आप ध्यान रख लेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार के बारे में एक जानकारी ये ध्यान रखें कि वर्तमान में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा है। हालांकि इसकी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार को यह अवार्ड क्यों मिला, किस लिए यह सम्मान से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। तो इसके तहत हमने आपको जो जानकारी दिया है वो ध्यानपूर्वक आप पढ़िए कि मौजूदा समय में बिहार के कई जिलों में सिंचाई योजना चल रही है, यानी कि कई जिलों में सिंचाई योजना कार्यान्वित है। तो इसके तहत जो पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके लिए बिहार को यह अवार्ड मिला, तो इसके तहत दरभंगा में कमला नदी पर गरोल वियर सिंचाई योजना मुख्य है। इसके तहत रेगुलेटर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा किसानों को दी जा रही है। इसके अतिरिक्त एक और है कि मधुबनी में बलवा ग्राम के पास धौंस नदी पर आधारित बलवा घाट बराज सिंचाई योजना संचालित है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की क्रियान्वयन के लिए, इस प्रकार की उपलब्धियों के लिए अभी हाल ही में बिहार को यह सम्मान मिला है। इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है कि आदि कई सरकारी योजनाओं के सफल संचालन के कारण ही बिहार को यह तीसरा सम्मान मिला है, यानी कि राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बिहार को तीसरा स्थान इसमें मिला है। आप यहाँ पर सभी को देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत की गई थी या फिर इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 2018 में हुई थी। ये चीजें यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। तो 2018 में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था या फिर पहला संस्करण संचालित किया गया था। इसके तहत विजेताओं की जो घोषणा हुई, ओवरऑल इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा। दूसरा संस्करण 2019 में इसमें शीर्ष पर रहा तमिलनाडु। तीसरा संस्करण 2020 में इसमें शीर्ष पर रहा उत्तर प्रदेश। ये तीनों संस्करण में ओवरऑल श्रेणी में बिहार का नाम कहीं पर भी नहीं है। लेकिन अभी हाल में 2022 को लेकर जो आंकड़ा जारी किया गया, इसमें आपको ध्यान रखना है विजेताओं के टॉप 3 सूची में तीसरे स्थान पर बिहार को रखा गया आंध्र प्रदेश के साथ में। ये जानकारी अहम है। नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है वो सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप की शुरुआत किया जाए, तो आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप की शुरुआत की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको फॉलो करके आप इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र एप्लीकेशन पर कोर्स को परचेज करेंगे तो वहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद वहाँ पर तकरीबन 50% का डिस्काउंट आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल महद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सऊदी अरब। आपको संबंधित तथ्यों की जानकारी दे दूं। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अल महद अल हिंदी 2023 आयोजित की गई है। हालांकि जब ये घोषणा हुई थी तब भी हमने आपको जानकारी दिया था, लेकिन अभी हाल ही में ये आयोजित हुए, तो ऐसे में ये आपको ध्यान रखना है इस अभ्यास का नाम क्या है और ये किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना का जहाज INS तरकस और INS सुभद्रा ने इसमें भाग लिया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो युद्धाभ्यास होता है उसमें भारत की तरफ से कौन सा पोत, कौन सा जहाज शामिल होता है, इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पर हम इसके आयोजन तिथि की बात करें, ये अल मोहद अल हिंदी 2023 जो आयोजित हुआ, ये इसका दूसरा संस्करण था और ये आयोजित हुआ 21 से 25 मई 2023 को। हमारा अगला पॉइंट है, इसका आयोजन स्थल कहाँ है, तो अल जुबैल सऊदी अरब में ये आयोजित हुआ, इसका दूसरा संस्करण। यहाँ पर इसी चीज को एकदम से डिटेल में लिखा गया कि यह इसका दूसरा संस्करण है। हालांकि दोनों देशों के मध्य इस अभ्यास का उद्घाटन संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था। आई होप कि आपको याद होगा, वर्ष 2021 में हमने आपको इसकी विस्तृत जानकारी दिया था। जो भी छात्र हमारे साथ 2021 से बने हुए हैं, हो सकता है आपको याद भी होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। तो ये फैसला अभी हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि नेपाल जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ एक देश है, तो नेपाल सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल कर दिया। दरअसल यहाँ पर जो प्रश्न की बात हो रही है, तो ऐसे में ये ध्यान रखेंगे 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का घोषणा अभी हाल ही में नेपाल सरकार ने लिया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नेपाल सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। उसी चीज की जानकारी यहाँ पर आप देख रहे हैं। उद्देश्य की बात करें तो कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बाद यहाँ के उद्योगों को पुनर्जीवित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और अधिक संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करना, साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करना ही इसका एक मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी घोषणा किया गया। किसके द्वारा, तो नेपाल सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बात करें, नेपाल की चूंकि बात हो रही है, तो ऐसे में एक अहम जानकारी यहाँ पर हमने शामिल किया है एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो हाल ही में 17, 18 और 19 मार्च 2023 को नेपाल की विराटनगर में 3 दिवसीय नेपाल भारत साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि अगले पॉइंट की बात करें तो रामबरन यादव और विद्या देवी भंडारी के बाद हाल ही में रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपको याद होगा, इसी श्रृंखला के अंतर्गत ये सारी जानकारी हमने आपको बताया है। यानी कि मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। इनसे पहले विद्या देवी भंडारी और इनसे पहले रामबरन यादव थे। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। हालांकि नेपाल के बारे में एक जानकारी यहाँ पर यह भी हमने दिया है एक्स्ट्रा फैक्ट में कि दक्षिण एशिया का एकमात्र देश नेपाल है जो कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा। औपनिवेशिक काल में जिस प्रकार से भारत इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ कर रहा था, तो उसी दिशा में हम बात करें यहाँ पर नेपाल की दृष्टिकोण से, तो नेपाल दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जिस पर इंग्लैंड की या फिर ब्रिटिश सरकार की नजर नहीं पड़ी, उपनिवेशवाद से ये बचा रहा था। ये ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा देश था नेपाल। नेक्स्ट यहाँ पर नेपाल के बारे में बात हो रही थी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, तो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं मौजूदा समय में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ये पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जो कि नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं, आप इन्हें यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इटालियन ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो इटालियन ओपन 2023 का खिताब अभी हाल ही में डेनियल मेदवेदेव ने अपने नाम किया है। आप डेनियल मेदवेदेव को यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि मौजूदा समय में विश्व के नंबर 3 रूसी टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 खिताब जीता है। डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के रहने वाले हैं, और आपको ध्यान रखना है इटालियन ओपन 2023 खिताब इन्होंने डेनमार्क के होल्गर रून को हराकर अपने नाम किया है। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किन्हें हराकर इस खिताब को अपने नाम किया, तो डेनमार्क के होल्गर रून को हराकर इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। और इससे संबंधित एक फैक्ट ये भी है कि डेनियल मेदवेदेव का इस वर्ष का यह 5वां खिताब है, ये भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का पहल करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र हाल ही में सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हालांकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, लोगों के लिए सुलभ, सक्रिय और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इसे मंजूरी दी है। वर्तमान समय में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं ये है एकनाथ शिंदे। इन्होंने अभी हाल ही में जो सुशासन नियमन को मंजूरी दिया है, इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, लोगों के लिए सुलभ, सक्रिय और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से या फिर पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से अभी हाल ही में सुशासन नियमन को मंजूरी दिया है, और इस तरह का पहल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र।
हालांकि यहाँ पर हमने एक जानकारी महाराष्ट्र संबंधित दिया है, अति महत्वपूर्ण है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4,49,522 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये बजट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस बजट को पंच अमृत बजट कहा है। इस वजह से ये काफी ज्यादा खबरों में आया था और हमने आपको जानकारी भी दिया था। आप ये ध्यान रखेंगे, पंच अमृत बजट जो अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया गया, यह महाराष्ट्र से ही संबंधित है। हालांकि बिहार के दृष्टिकोण से बजट की बात करें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, तो यहाँ पर वो जानकारी हमने आपको दिया है कि बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हालांकि पिछले वर्ष 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ये जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। वित्त मंत्री बिहार के हैं वर्तमान में विजय कुमार चौधरी, इनके द्वारा ही यह बजट पेश किया गया 2,61,885 करोड़ रुपए का। हालांकि इस बजट में सर्वाधिक राशि जो आवंटित की गई, ये किस क्षेत्र के लिए आवंटित की गई, तो एजुकेशन क्षेत्र के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जो मौजूदा समय में यह है देवेंद्र फडणवीस, इन्हीं के द्वारा यह पंच अमृत बजट पेश किया गया था। बिहार के दृष्टिकोण से बात करें तो हमने आपको जानकारी दिया, वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी हैं। ये सारी जानकारी अहम है, आप यहाँ से नोट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ बेसिक से फैक्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो संबंधित तथ्यों के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। तो महाराष्ट्र राजधानी है मुंबई, आप सभी जानते हैं। हालांकि शीतकालीन अगर राजधानी की बात करें तो नागपुर है महाराष्ट्र की राजधानी। वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है यह है रमेश बैस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या है 36। यहाँ की जो राज्य भाषा यह है मराठी। राजकीय पशु की बात करें तो भारतीय विशाल गिलहरी यहाँ का राजकीय पशु है। जबकि बात करें हम पक्षी की तो पीले पैरों वाला हरा कबूतर यहाँ महाराष्ट्र की राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प की बात करें तो जरूर, खेल की बात करें तो कबड्डी, वृक्ष की बात करें तो आम का वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है। अब यहाँ पर कबड्डी की बात करें तो बिहार का भी राजकीय खेल कबड्डी है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट करना है। कई जगहों पे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार का राजकीय खेल क्या है, तो राजकीय खेल है कबड्डी। हालांकि अगर हम बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल की तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। तो इस प्रकार से चीजों को चेन बना के आपको याद रखना है, तभी जाकर आप सभी चीजों को याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। सुधीरमन कप जो संबंधित है ये बैडमिंटन से ही संबंधित है। ये 13वीं बार किस देश ने इसे अपने नाम किया है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा चीन। देखिए किसी भी विकल्प में यहाँ पर चीन देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि सुधीरमन कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन मिश्रित टीम प्रतियोगिता है जो कि हाल ही में इस वर्ष चीन की मेजबानी में सूजो शहर में आयोजित किया गया। चीन में एक स्थान है सूजो, यहीं पर यह आयोजित हुआ था। ये इसका 18वां संस्करण था। हालांकि ये जानकारी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर 13वीं बार सुधीरमन कप खिताब अपने नाम किया। तो इसके साथ ही चीन इस खिताब को सर्वाधिक बार अपने नाम करने का रिकॉर्ड कायम किया। कुल मिलाकर 13 बार चीन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। हालांकि कुछ जानकारी यह भी है कि वर्ष 2023 में इसका 18वां संस्करण था। ये 18 संस्करण में से 13 बार इस खिताब को चीन ने ही अपने नाम किया है। अब यहाँ पर इसकी शुरुआत की बात करें तो इससे प्रतियोगिता की जो शुरुआत हुई थी ये 1989 में हुई थी और दक्षिण कोरिया को हराकर इंडोनेशिया विजय रहा था इसके पहले संस्करण का। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर है विजेता एक नज़र में, यहाँ पर हमने शामिल किया। जैसे कि पहला पॉइंट है चीन ने 13 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। जबकि बात करें दूसरे स्थान की तो दक्षिण कोरिया 4 बार और 1 बार क्या है इंडोनेशिया ने। ये जो पहला संस्करण था दक्षिण कोरिया को हराकर इंडोनेशिया विजय रहा था 1989 में। तो कुल मिला के यहाँ पर ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक बार चीन ने अपने नाम किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि सुधीरमन कप जो संबंधित है ये बैडमिंटन मिश्रित टीम प्रतियोगिता से ही संबंधित है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन की जो सर्वोच्च संस्था ये है विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी BWF। अब यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करें तो विश्व बैडमिंटन महासंघ की स्थापना 5 जुलाई 1934 को 9 संस्थापक सदस्य देशों के साथ लंदन में की गई थी। स्थापना कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ हुई थी। वर्तमान में इस महासंघ में 196 सदस्य संघ है और इसका मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में है। कोलालमपुर जो है ये मलेशिया की राजधानी है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। हालांकि स्थापना के वक्त विश्व बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय चिल्टेहन में यूके में था, लेकिन 1 अक्टूबर 2005 को इसे कोलालमपुर स्थानांतरित कर दिया गया। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे।
आगे हम आपको जानकारी ये दे दें कि जो अप्रैल महीने वाला करंट अफेयर्स का जो नोट्स है, जो मंथली हमारा नोट्स आता है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन पे जो भी मेंबरशिप लिए हैं करंट अफेयर्स वाले कोर्स में या फिर बीपीएससी वाले कोर्स में, वहां पर देखिएगा आपके कोर्स में जो करंट अफेयर्स वाला मंथली करंट अफेयर्स का सेक्शन है, वहां पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया गया है। तो निश्चित तौर पर वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि फरवरी महीने वाला पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिस वजह से पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है। इस वीक आपको फरवरी महीने वाला भी पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि आपको यहां पर यह जानकारी दे दूं कि फरवरी 2023 के अतिरिक्त जनवरी 2021 से अब तक का सारा मंथली करंट अफेयर्स का नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। अपनी सुविधा के आधार पर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर मुख्य रूप से आप ये ध्यान रखेंगे, आपके बीपीएससी एग्जाम में 12 से 15 माह के ही करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही रिलेवेंट रहेगा कि 12 से 15 माह का ही करंट अफेयर्स आपको मूल रूप से पढ़ना है। अगर 12 से 15 माह के करंट अफेयर्स को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, आपके पास समय रहता है, तो 1-2 मंथ और भी पुराना आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये प्रश्न है कि तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य हाल ही में कौन बना है। देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए फ्री में हवाई सुविधा प्रदान की है। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना, यह पहली बार है जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभार्थी हवाई यात्रा करेंगे, और ये पूरी की पूरी फ्री में उपलब्ध कराई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चूंकि यहाँ पर बात हुई तीर्थ दर्शन योजना की, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत जून 2012 में की गई थी, और तभी से तीर्थ दर्शन योजना को ट्रेन के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। और इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को विशेष ट्रेनों द्वारा मुफ्त में तीर्थ यात्रा के लिए भेजा जाता है। लेकिन हाल ही की घोषणा के आधार पर अब वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए फ्री में हवाई सहायता उपलब्ध कराई गई है। ये बातें यहाँ से ध्यान रखिए। और यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 26 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि जीआई टैग के बारे में कई बार हमने आपको जानकारी दिया है। बिहार के संदर्भ में बात करें तो अभी हाल ही में बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, जो कि मूल रूप से पूर्वी चंपारण के चनपटिया से संबंधित है। यानी कि जो मरचा चावल का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है बिहार में, वो चनपटिया प्रखंड ही है, जो कि पूर्वी चंपारण का एक प्रखंड है। इसी को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार से अगर हम बात करें जीआई टैग की, तो बिहार से जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में ये छठा कृषि उत्पाद है मरचा चावल। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर नवा प्रश्न है कि जापान के किस शहर में हाल ही में G7 समूह के नेताओं की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है। तो ये वार्षिक बैठक अभी हाल ही में जापान के हिरोशिमा में आयोजित की गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूंगी, परमाणु हमले का शिकार हो चुके जापान के हिरोशिमा में G7 समूह के नेताओं की वार्षिक बैठक हाल ही में आयोजित हुई है। और G7 की बात करें तो G7 दुनिया के सबसे धनी लोकतंत्रों, जिसमें कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली का एक समूह है। हालांकि यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने लिखा है कि इसकी अध्यक्षता हर साल सदस्य देशों में घूमती रहती है, और इस साल G7 की जो अध्यक्षता है ये जापान के पास है। और इसी के साथ अभी हाल ही में हिरोशिमा में ये वार्षिक बैठक आयोजित हुई है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1973 में। हालांकि इन सब के अतिरिक्त G7 समूह के नेताओं की वार्षिक बैठक की बात करें भारत के संदर्भ में, तो ये वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि यह 10वीं बार है जब भारत G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ है, और चौथी बार नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए। ओवरऑल हम बात करें तो 10वीं बार है जब भारत इस सम्मेलन में शामिल हुआ या फिर इस बैठक में शामिल हुआ। लेकिन इंडिविजुअली नरेंद्र मोदी की बात करें तो चौथी बार वे इसमें शामिल हुए थे। भारत के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, हालांकि फिर भी भारत इसमें शामिल होता है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। और यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी अतिरिक्त देने वाला हूँ। उससे पहले बता दूँ 1973 के यहाँ पर चर्चा हुई है। हमने कई बार आपको जानकारी दिया कि 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, और उस समय यानी कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वे थी इंदिरा गांधी। लेकिन अभी हाल ही में 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर। तो प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट टाइगर दोनों संबंधित जो तथ्य है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले हमने जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिया, परमाणु हमले का शिकार हो चुके जापान के हिरोशिमा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अमेरिका द्वारा पहली बार पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार जो परमाणु हमला किया गया था,
ये हिरोशिमा शहर पर किया गया था 6 अगस्त 1945 को। ये तिथि यहाँ से ध्यान रखिए, 6 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया गया था अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर। और इसके महज 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को पुनः हमला कर दिया गया यहाँ पर जापान के नागासाकी शहर पर। यानी कि 3 दिन के महज भीतर में 2 जगहों पर जापान में परमाणु हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा 1945 ईस्वी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। अभी तक इसका प्रकोप यहाँ पर दिखता है, कहा जाता है ऐसा कि यहाँ पर इस परमाणु हमले का प्रकोप अब भी दिख रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये हमला किसके द्वारा किया गया, ये तिथि क्या था और ये स्थान क्या है, इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला 10वां प्रश्न है कि भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता किया है। जहां पर पूरी दुनिया अब 5G 6G की ओर बढ़ रही है, लेकिन BSNL अभी हाल ही में 4G तकनीक को विकसित करने की दिशा में अभी हाल ही में एक समझौता किया है। ये समझौता अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात TCS के साथ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड अर्थात TCS के साथ एक समझौता किया है। और यहाँ पर देखिए इंटरनेट की बात हुई या फिर डेटा की बात हुई, तो ऐसे में एक जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी। ये बिहार नहीं बल्कि भारत के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को यहाँ पर हमने पुनः से आपके लिए शामिल किया है कि हाल ही में ओकला की तरफ से अप्रैल 2023 के लिए ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट भले ही अप्रैल 2023 से संबंधित है, लेकिन ये अभी आई है मई 2023 में। ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, इस रिपोर्ट की बात करें तो यह रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 189 MBPS की औसत डाउनलोड स्पीड के साथ मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में कतर पहले स्थान पर है। यानी कि जो ओकला की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, तो कतर की बात करें तो 189.98 MB पर सेकेंड के यहाँ पर औसत डाउनलोड स्पीड है, जिस आधार पर कतर को पहले स्थान पर रखा गया। हालांकि कतर के बाद अन्य देशों की बात करें तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE, यहाँ पर देखिए UAE और मकाऊ, कुवैत, नॉर्वे, डेनमार्क, बहरीन, दक्षिण कोरिया और चीन का स्थान है। भारत की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 60वें स्थान पर है भारत। हालांकि जो पिछला रिपोर्ट आया था भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत 64वें स्थान पर था। 4 अंकों का या फिर 4 पायदान का इसमें सुधार हुआ है इस रिपोर्ट के आधार पर। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि BCCI द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है। यहाँ पर नजर डालिएगा, यहाँ पर हमने लिखा किट स्पॉन्सर। एक होता है टाइटल स्पॉन्सर, एक होता है किट स्पॉन्सर। तो किट स्पॉन्सर की बात करें तो अभी हाल ही में बनाया गया एडिडास को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि BCCI और वैश्विक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एडिडास ने मई 2023 में भारतीय क्रिकेट टीमों में कीट प्रायोजक या फिर स्पॉन्सर के रूप में नई साझेदारी की घोषणा की है। यानी कि दोनों के मध्य अभी हाल ही में ये साझेदारी किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि अर्थात एडिडास को इंडियन क्रिकेट टीम का कीट स्पॉन्सर घोषित किया गया, जो कि वर्ष 2028 तक प्रभावी होगा। यानी कि अगले 5 वर्षों के लिए ये लागू होगा या फिर प्रभावी होगा। हालांकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि टीम इंडिया का जो मुख्य स्पॉन्सर ये बायजूस है, अभी भी यह भारतीय जर्सी पर नजर आएगा, जो कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। हालांकि कीट स्पॉन्सर की बात करें तो एडिडास अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का कीट स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है BCCI अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संबंधित कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI के जो सचिव है ये है जय शाह वर्तमान में। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल अकादमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। तो ये आधारशिला अभी हाल ही में गुजरात में रखी गई। और यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। ये आप ध्यान रखें, गुजरात में एक स्थान है द्वारका, यहीं पर इसकी आधारशिला रखी गई केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न की हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर सभी चीजों को विस्तार पूर्वक लिखिए। और जो जानकारी हमने आपको पेड ग्रुप के बारे में दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि ये सभी चीजें आपको एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध कराई गई है। अपनी सुविधा के आधार पर आप चाहें तो इसे एप्लीकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।